हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप ऑल आर यू डूइंग वेल। तो कल हमने यूनिट 10 शुरू की थी और यूनिट 10 में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें भौगोलिक विस्तार और जनसंख्या वितरण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान दिए हुए हैं। संवैधानिक प्रावधानों में हम लोग सारे अनुच्छेद आर्टिकल जो कि SC ST से संबंधित है, मूलतः जनजातियों से संबंधित है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो 26 जनवरी 1950 से प्रभावित संविधान में जनजातियों से संबंधित अनेक प्रावधान विभिन्न अनुच्छेदों में वर्णित किए गए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जनजाति को पहली बात तो कहीं पे भी परिभाषित नहीं किया गया, जनजाति की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन 342(1) के माध्यम से अनुसूचित जनजाति शब्द को जोड़ा गया है। ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। नेक्स्ट देखेंगे 366 का सब क्लॉज है 25 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के गठन के बारे में परिभाषा दी गई है। अनुसूचित जनजातियों से ऐसी जनजातियां या जनजातीय समुदाय से अभिप्रेत हैं जिन्हें संविधान के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद क्रमांक 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है। उसके बाद 342(1) को देखेंगे कि राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके लोक अधिसूचना द्वारा आदिवासी समुदाय के कुछ हिस्से या समूह को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकते हैं। ये 342(1) में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे 342(2). 342(2) में संसद विधि द्वारा किसी आदिवासी समुदाय को राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट संसद विधि द्वारा आदिवासी समुदाय को राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित कर सकेगी, उनमें से अवर्जित कर सकेगी। तो संसद विधि द्वारा किसी आदिवासी समुदाय को राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित कर सके। 342(1) में दिया गया है कि राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेगा और जो आदिवासियों का समुदाय है उनमें से कुछ आदिवासी जनजातियों को संविधान की अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल कर लेगा। लेकिन 342(2) में संसद विधि बनाएगी और राष्ट्रपति ने जो अधिसूचना जारी करके 342(1) के तहत संविधान में अनुसूचित जनजातियों को शामिल किया था, उनमें से वो किन्हीं जनजातियों को हटा भी सकती है और किन्हीं जनजातियों को शामिल भी कर सकती है। ये अनुच्छेद 342(2) में दिया गया है। अब हम अपना नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे, जो कि अनुच्छेद 17 दिया हुआ है। अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध है एवं विधि द्वारा दंडनीय होगा। तो इसमें ये दिया हुआ है कि अस्पृश्यता को समाप्त करना है। यदि अस्पृश्यता से किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को उस पर निर्योग्यता लागू किया जाएगा तो ये अपराध होगा और ये विधि द्वारा दंडनीय होगा। तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करने की विशेषता बात करता है। इसमें संबंधित 2 कानून है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। बेसिकली इसी को, ये 1955 वाला जो था, इसी को अपडेटेड करके और 1989 में इसको संशोधन किया गया था। फिर अनुच्छेद 23 देखेंगे, मानव का दुर्व्यापार, बेगार तथा इस प्रकार का अन्य बलाश्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है। तो अनुच्छेद 19 डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू SC ST पर इनडायरेक्टली ये रिलेटेड है, क्योंकि जितने भी मानव का दुर्व्यापार जो भी हो रहा है या बेगार में जितने लोग भी सम्मिलित हैं वो ज़्यादातर SC ST कैटेगरी से ही आते हैं, इसलिए नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली ये वहीं से रिलेटेड, उन्हीं लोगों से रिलेटेड है, SC ST वाले लोगों से रिलेटेड है। तो बंधक मजदूर प्रथा मूल, इसके संबंधित एक कानून बनाया गया जिसका नाम था बंधक मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 24, किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियां जैसे निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अगेन ये भी डायरेक्ट SC ST से रिलेटेड नहीं है, पर इसमें भी ज़्यादातर बच्चे जो रहते हैं वो SC ST कैटेगरी के बच्चों से ही बाल श्रम करवाया जा रहा है, इसलिए इनसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, पर कहीं ना कहीं उन्हीं से रिलेटेड है। इसलिए इसको भी एक बार देख लीजिए कि अनुच्छेद 24 में
फैक्ट्री, खान, अन्य परिसंकट में गतिविधियां, निर्माण कार्य, रेलवे, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नियोजन का प्रतिषेध है। इससे संबंधित कानून दिए हुए हैं। एक बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 में आया था, बाल नियोजन अधिनियम 1938 में आया था और कारखाना अधिनियम 1948 में आया था। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 25। तो अनुच्छेद 25 में दिया हुआ है कि सभी हिंदू धार्मिक संस्थाएं हिंदू धर्म के सभी वर्ग और अनुभागों के लिए खुली होंगी। मतलब SC ST कास्ट के या किसी भी अन्य कास्ट के लोगों को धार्मिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए वर्जित नहीं किया जाएगा। यहाँ पे हिंदू शब्द में सिख, जैन और बौद्ध धर्म भी सम्मिलित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 4 है। अनुच्छेद 15(4) तो इसमें दिया हुआ है सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष उपबंध। इसमें सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष उपबंध है। वैसे तो ये बेसिकली OBC, SC और ST सभी के लिए है। तो इसमें SC ST का भी क्योंकि वर्णन है इसलिए अपन लोग इसको भी पढ़ लेते हैं। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में ये किया गया था 15(4) और बोला गया था कि सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से जो भी पिछड़े लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाएगा और उनको विकास के अनुक्रम में आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 15 का 5 है कि राज्यों को SC ST के लिए शैक्षिक संस्थाओं में जिसमें तकनीकी, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में स्थान आरक्षित करने का अधिकार दिए हैं, अल्पसंख्यक संस्थाओं पर लागू नहीं है। यहाँ पे बोला गया है कि SC ST शैक्षिक संस्थाओं जैसे कि तकनीकी हो गई या प्रौद्योगिकी हो गई, इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, इनमें भी आरक्षित स्थान दिया जाएगा। ये तो हो गया एक सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से और इसमें भी आरक्षण दिया जाएगा उनको। और ये संशोधन हुआ था 93वां संविधान संशोधन। ये CA मैंने लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 93 2005 में हुआ था, जिसमें ये बोला गया था कि SC ST को तकनीकी, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में भी आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 29(1) में दिया हुआ है अपनी भाषा, बोली, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार धर्म, जाति के आधार पर राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थाओं में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उसकी भाषा, बोली, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है और धर्म या जाति के आधार पर राज्य के अंतर्गत आने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें किसी भी व्यक्ति को प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। तो ये अपना 29 का 1 हो गया। अब हम 46 देखेंगे। 46 में दिया हुआ है 46 का है कि SC ST एवं समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय व शोषण से सुरक्षा का प्रावधान है। ये 46 में दिया हुआ है। ये बेसिकली नीति निर्देशक तत्व का आर्टिकल है 46। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद नंबर 350 का दिया हुआ है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। क्योंकि ST वर्ग के लोगों की अपनी भाषा होती है जो अपनी अन्य भाषाओं को नहीं समझ पाते, तो वो लोग प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं ताकि उनको किसी भी विकास के सोपान में वो लोग पीछे ना रह जाएं। इसलिए उनको यह सुविधा दी है और ये अपने अनुच्छेद 350 का में लिखा हुआ है कि जो उनकी प्राथमिक स्तर की शिक्षा है वो उनको उनकी मातृभाषा में दे दी जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, पर केवल मातृभाषा में ही नहीं देंगे, क्योंकि केवल मातृभाषा में देने से उनको अन्य भाषाएं भी सिखाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे जिससे वो आगे बढ़ सकें और उनका जो विकास है वो लिमिटेड ना रह जाए। इसलिए पहले शुरुआत मातृभाषा से करेंगे जिससे वो चीज़ें सीख सकें और आगे बढ़ सकें। बाकी धीरे धीरे उनको एक राज्य भाषा सिखाई जाएगी जिससे वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकें। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 244 में दिया है अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के बारे में। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो पहले तो इन दोनों की टर्म्स अलग अलग हैं, अनुसूचित क्षेत्र अलग है, जनजातीय क्षेत्र अलग है। जो अनुसूचित क्षेत्र ये 244 के सब क्लास 1 में दिया हुआ है और ये जो जनजातीय क्षेत्र हैं ये 244 के सब क्लास 2 में दिया हुआ है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अपन 244(1) पढ़ते हैं पहले। तो इसमें 244(1) में लिखा हुआ है 5वीं अनुसूची के उपबंध से भिन्न। तो 5वीं अनुसूची में 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम।
इनसे भिन्न मतलब इनके अतिरिक्त किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और एसटी के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे। तो 244(1) में अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात कही है, जिनमें 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो कि 5वीं सूची में आते हैं, इनको शामिल नहीं किया गया है। अब बात आती है कि अगर इनको शामिल नहीं किया गया है तो शामिल किया किसको गया है, तो ये आया है 244(1) में अनुसूचित क्षेत्रों में 10 राज्यों को शामिल किया गया है। देखेंगे 10 राज्य कौन कौन से हैं। तो 10 राज्य अरुणाचल प्रदेश, अपना मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा एंड तेलंगाना, ऐसे करके 10 राज्य हैं जिनकी अनुसूचित क्षेत्र के बारे में प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे उपबंध। 244(1) में दिया हुआ। 244(2) पढ़ेंगे अपन। 244 छठवीं अनुसूची में जो 4 राज्य दिए हुए हैं, छठवीं अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम अनुसूचित क्षेत्रों से लागू होंगे। तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों, ये जनजाति क्षेत्र है, ये अनुसूचित क्षेत्र थे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इनमें लागू होंगे। छठवीं अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों में लागू होंगे और ये होंगे अनुसूचित क्षेत्रों में लागू। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र के विषय में है बेसिकली, और 6वीं अनुसूची है जनजातीय क्षेत्र के विषय में। ये अनुसूचित क्षेत्र और ये 6वीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्र। अब अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित करेगा, तो अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रपति घोषित करेंगे। राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से ये जो अनुसूचित क्षेत्र हैं इनका क्षेत्रफल घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट, राज्यपाल क्षेत्र की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे। तो संबंधित अनुसूचित क्षेत्र के जो राज्यपाल होंगे वो अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेंगे, राष्ट्रपति को। कब सौंपेंगे, या तो वर्ष के अंत में या जब राष्ट्रपति मांगे तब। नेक्स्ट देखेंगे संसद विधानमंडल के कानून राज्यपाल लागू ना करने या परिवर्तन करके लागू करने का अधिकारी है। मतलब राज्यपाल को ये विशेष अधिकार दिया गया है अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में वह विधानमंडल या संसद के कानून लागू करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो परिवर्तित करके करेंगे या सीधा करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका संसद और विधानमंडल के कानून के विषय में। नेक्स्ट देखेंगे इनके जनजातीय सलाहकार परिषद बनाई गई है अनुसूचित क्षेत्रों के लिए। जनजातीय सलाहकार परिषद से विचार विमर्श करके राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र की बेहतरी के लिए नियम बना सकते हैं। तो अनुसूचित क्षेत्र की बेहतरी के लिए जब नियम बनाएंगे राज्यपाल, तो वो परामर्श किससे करेंगे, जनजातीय सलाहकार परिषद से। नेक्स्ट देखते हैं 6वीं अनुसूची के विषय में देख लेते हैं। 6वीं अनुसूची इज ऑल अबाउट जनजातीय क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्र कौन घोषित करेगा, ये भी राष्ट्रपति घोषित करेंगे, जैसे कि अनुसूचित क्षेत्रों को घोषित किया था। इसके अंतर्गत स्वशासी जिले परिषद को राज्यपाल घोषित करेंगे। तो राष्ट्रपति द्वारा घोषित किए जाएंगे ये भी जनजातीय क्षेत्र भी, जैसे कि अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रपति द्वारा घोषित किए गए थे। नेक्स्ट देखेंगे इसके अंतर्गत स्वशासी जिले परिषद राज्यपाल घोषित करेंगे, जैसे कि इनके अंतर्गत किए थे। ये अपन ने जो अनुसूचित क्षेत्र पढ़े थे, इनके अंतर्गत जनजातीय सलाहकार परिषद के विचार विमर्श करने के बाद राज्यपाल घोषित कर रहे थे। तो ये जो जनजातीय सलाहकार परिषद थी इनको राज्यपाल बना रहा था। सेम वैसे ही जो 6वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र हैं उनमें स्वशासी जिला परिषद होगी जिसको राज्यपाल घोषित करेगा। नेक्स्ट देखेंगे कि जनजातीय क्षेत्र से जनजातीय क्षेत्रों में संसद और विधानमंडल के कानून लागू होंगे या नहीं, यह सिर्फ असम के लिए राज्यपाल तय करेगा। तो जो 6वीं अनुसूची है उसमें 4 राज्य आते हैं, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो इसमें से जो असम होगा उसमें जो भी संसद या विधानमंडल के कानून होंगे वो लागू होंगे या नहीं, ये पूर्णतः राज्यपाल पर निर्भर करेगा। और मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में देखेंगे कि मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए जो संसद के कानून का निर्धारण होगा वो राष्ट्रपति करेगा, और राज्य विधानमंडल के कानून का निर्धारण करेगा राज्यपाल। तो यहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलर दे दिया है कि संसद से जो भी कानून आएगा वो राष्ट्रपति लागू करना चाहेगा तो करेगा मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में। सेम विधानमंडल से अगर कोई कानून आएगा तो वह निर्धारण करेगा राज्यपाल। किसके लिए, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए। लेकिन असम के लिए चाहे वो संसद से कानून बन के आए या विधानमंडल से कानून बन के आए, लेकिन असम के लिए राज्यपाल ही तय करेगा उसको। नेक्स्ट देखेंगे जनजातीय सलाहकार परिषद, जो कि अनुसूची 5वीं अनुसूची में
जनजातीय सलाहकार परिषद बनी थी उसमें अनुसूचित क्षेत्र आते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अनुसूचित क्षेत्र 5वीं अनुसूची से संबंधित है, वहीं जनजातीय क्षेत्र अपनी 6वीं अनुसूची से संबंधित है। ये जनजातीय क्षेत्र 6वीं अनुसूची से संबंधित है। तो अनुसूचित क्षेत्र सलाहकार परिषद बनाएंगे और जनजातीय क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद बनाएंगे। तो जनजातीय सलाहकार परिषद अनुसूचित जनजातियों के कल्याण व उत्थान के लिए बनाई गई है। सेम पर्पस जनजातीय सलाहकार परिषद का है और यही सेम पर्पस है स्वशासी जिला परिषद का, क्या? जनजातीय लोगों का कल्याण करना। तो ये जो जनजातीय सलाहकार परिषद है इसमें 20 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3/4 सदस्य राज्य विधानसभा से अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे। तो इसमें 20 का 3/4 भाग जो है वो विधानसभा से अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं ये स्वशासी जिला परिषद में। तो स्वशासी जिला परिषद में बता चुकी हूँ कि जनजातीय क्षेत्र के लिए स्वशासी जिला परिषद बनाई जाती है। स्वशासी जिला परिषद में 10 जिले हैं। कौन कौन से 10 जिले हैं? मिजोरम के 3 हैं, चकमा, लाई, मारा। मेघालय के हैं गारो, घासी, जयंतिया। असम के हैं बोडो, कार्बी और दीमा हसाओ। और त्रिपुरा का त्रिपुरा। ऐसे करके 10 जिले हैं। 10 जिले में इनमें ये जो स्वशासी जिला परिषद है इसको राज्यपाल घोषित करता है और राज्यपाल कुल 23 सदस्य जो रहते हैं, इसमें कुल 30 सदस्य रहते हैं। इन 30 सदस्यों में से 26 सदस्य चुने हुए होते हैं और 4 सदस्य होते हैं राज्यपाल द्वारा मनोनीत। नेक्स्ट देखेंगे, जो 26 चुने हुए सदस्य रहते हैं इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, और जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं 4 सदस्य बचे हुए, उनका राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्यकाल रहता है। मतलब राज्यपाल जब चाहे उनको हटा सकता है और उनके स्थान पर किसी अन्य को स्थान दे सकता है। स्वशासी जिलों में हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार का निर्धारण, मतलब हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार का निर्धारण राज्यपाल तय करेगा। हाईकोर्ट से जो भी कुछ नियम कानून वगैरह नियम बन के आएगा उसका क्षेत्राधिकार जो रहेगा वो राज्यपाल द्वारा निर्धारित रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे 275 अनुच्छेद, इसका संबंध संसद विधि द्वारा उपबंध करे ऐसी राशियां उन राज्यों के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर भारित होगा। सिंपल सा मतलब समझिए, संसद विधि अनुदान तय करेगी अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के लिए। तो ये 275 में दिया हुआ है, तो अनुदान से संबंधित है। इस तरीके से अपनी ये कुछ अनुच्छेद और बचे हुए हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी, क्योंकि एक वीडियो में बहुत ज़्यादा हो जाता और शायद आप लोग भूलने लगते। तो आप एक बार इसको रिवाइज़ करिए और अच्छे से याद करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।